हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपवर्तनांक के बारे में। तो आइए देखते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने बताया था इसके पिछले वीडियो में, जहां हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन तथा उसके नियमों को पढ़ा था। तो जब हम आपको प्रकाश के अपवर्तन का नियम बता रहे थे तो वहाँ पर अपवर्तनांक शब्द आया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वहाँ जाकर वीडियो देख लीजिए। लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और वहाँ से वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से और क्रमबद्ध तरीके से आपको समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अपवर्तनांक को जानने से पहले आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझना पड़ेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो एक बार हम पुनः प्रकाश के अपवर्तन के नियम को आपको समझाते हैं और फिर हम बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में, क्योंकि अपवर्तन का नियम अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो अपवर्तनांक भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक माध्यम है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश किरण सदैव सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब भी ये प्रकाश किरण एक माध्यम से चलते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जैसे ही वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश के विचलन की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये एक माध्यम है, ये आपका फर्स्ट माध्यम है, और ये आप मान लीजिए आपका सेकंड माध्यम है। ये फर्स्ट माध्यम है और ये सेकंड माध्यम। अब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। देखिए, प्रकाश एक माध्यम से आया और दूसरे में प्रवेश कर रहा है। इसको हम कह सकते हैं प्रकाश किरण। तो ये प्रकाश एक माध्यम से चला, ये आपका दूसरा माध्यम है, इसमें प्रवेश किया। तो प्रकाश का गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश यहाँ भी सीधी रेखा में जाना चाहेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पहुँचता है। तो प्रकाश यहाँ भी सीधी रेखा में जाना चाहेगा, तो जाना चाहेगा। लेकिन इस प्रकाश में एक बड़ी गजब का गुण होता है कि प्रकाश का जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे फर्स्ट माध्यम है तो यहाँ पर प्रकाश का चाल कुछ अलग होगा, सेकंड माध्यम है यहाँ पर प्रकाश का चाल कुछ अलग होगा। तो चूंकि एक माध्यम में प्रकाश का चाल अलग है, दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल अलग है, इसलिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश किरण इस मार्ग पर जाना तो चाहता है। देखिए, प्रकाश किरण इस मार्ग पर जाना तो चाहता है, लेकिन चूंकि इसका माध्यम बदल चुका है इसलिए अब यह प्रकाश इस माध्यम पर इस मार्ग पर नहीं जाएगा। तो जब इस मार्ग पर नहीं जाएगा तो यह अपने मार्ग से कुछ विचलित होगा, और विचलित होगा तो देखते हैं कहाँ जा रहा है। और विचलित होगा तो या तो ये इधर मुड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा इधर मुड़ेगा, लेकिन मुड़ेगा जरूर, किसी एक तरफ जरूर मुड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि विचलित हुआ, तो चलिए आगे की तरफ मुड़ गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पर अपवर्तनांक को समझना है, क्योंकि अगर ये चीज़ आप समझ जा रहे हैं तो अपवर्तनांक बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। और इस वीडियो का जो सबसे मुख्य टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। तो हम यहाँ पर अपवर्तनांक को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और पूरा समझ के जाइए अपवर्तनांक को। तो ये प्रकाश किरण आया, ये जाना चाहता है सीधे इस मार्ग पर, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन हो गया
अपवर्तन क्यों हुआ? अपवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अब ये जो प्रकाश किरण आया, इसको हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश किरण। इसको बोलते हैं अपवर्तित प्रकाश किरण या अपवर्तित किरण भी कहते हैं। जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आके आपतित हुआ, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु, और यहाँ से एक अविलंब रेखा खींचते हैं तो इसको हम बोलते हैं अविलंब। ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, लेकिन पुनः बता रहे हैं आपको ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये आपका आपतन बिंदु हो गया, ये अविलंब हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि इस अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को हम दिखाते हैं आई से। और इस अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम दिखाते हैं आर से। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अब यहाँ पर है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए, जिस मार्ग पर जाना चाहिए उस मार्ग पर नहीं जा रहा है, मार्ग से विचलित हो जा रहा है, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एक बार हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझ लेते हैं, फिर हम अपवर्तनांक को समझाते हैं आपको। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और सेकेंड नियम, सबसे महत्वपूर्ण सेकेंड नियम है कि आपतन कोण की ज्या मतलब आपतन कोण की ज्या मतलब साइन। तो आपतन कोण हमारा आई है और आई का साइन। आपतन कोण की ज्या का मतलब हुआ आई का साइन। तो आपतन कोण की ज्या समानुपाती होता है किसके? तो अपवर्तन कोण की ज्या के, मतलब साइन आर। यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप आपतन कोण को बढ़ाएंगे ना तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। आप इसको पकड़ के खींचिए, ऐसे खींचेंगे तो कहाँ उठेगा? ऊपर की तरफ उठेगा। ऐसे खींचेंगे ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ज्या मतलब होता है साइन। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अब यहाँ पर समझना यह है कि बराबर तो है नहीं। देखिए, दोनों बराबर नहीं है, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब कि एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। तो अब इनको बराबर करने के लिए, क्योंकि बराबर तो है नहीं, तो बराबर करने के लिए एक नियत संख्या से गुणा करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नियतांक। तो ऐसा कहा जाता है डायरेक्टली कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आ जाता है? एक नियतांक आता है। तो साइन आई इक्वल टू, समानुपाती चिन्ह हटा, नियतांक आ गया, एन साइन आर। और जहां एन एक नियतांक है, जहां एन एक नियतांक है, जिसे इस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, ध्यान दीजिएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अपवर्तन की घटना हो रही है वो दूसरे माध्यम में हो रहा है, इसलिए हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कह रहे हैं। अगर अपवर्तन की घटना पहले माध्यम में होती तो अपवर्तनांक पहले माध्यम का निकाला जाता, लेकिन हमेशा अपवर्तनांक जो है सेकंड वाले का ही निकाला जाता है, क्योंकि अपवर्तन की घटना जो होती है सेकंड वाले में होती है। तो जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और यहाँ से अपवर्तनांक n इक्वल टू जब फार्मूला बनाते हैं तो साइन चला आता है नीचे, तो हो जाता है साइन आई बटे साइन आर। और इसी ये जो कांस्टेंट संख्या से हम गुणा कराए हैं n बराबर करने के लिए, इसी n को हम अपवर्तनांक कहते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपवर्तनांक है क्या। तो अपवर्तनांक एक नियत संख्या है। अपवर्तनांक एक नियत संख्या है जो यह बताता है कि अपवर्तन कम होगा
कि ज़्यादा होगा, जो यह बताता है कि अपवर्तन कम होगा कि ज़्यादा होगा। और ये जो नियतांक है यन, वह आई और आर मतलब कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण पर ही निर्भर करता है। इस नियम को जो n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर है, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो डायरेक्टली 2 नंबर में पूछता है कि स्नेल का नियम लिखिए, चाहे 1 नंबर में पूछ देगा स्नेल का नियम लिखिए, तो सीधे लिख देंगे n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं इस पर, इस चित्र पर, कि ये आई और आर की सहायता से हम n निकालेंगे कैसे, अपवर्तनांक है क्या। तो मान लीजिए कि जो आपका प्रकाश किरण है, ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा प्रकाश किरण है वो 45 डिग्री पर आपतित हो रहा है। मान लेते हैं कि जो प्रकाश किरण है वो 45 डिग्री मतलब कि 45 डिग्री पर आपतित हो रहा है, और अपवर्तन के पश्चात देखिए अविलंब से दूर जा रहा है, अविलंब से दूर जा रहा है। इसका मतलब आर का मान बड़ा होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अपवर्तन के पश्चात कब प्रकाश किरण अविलंब के नज़दीक आएगा, माने उससे अविलंब की तरफ झुकेगा, और कब अविलंब से दूर हटेगा। तो आप एक बार हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रकाश किरण है वो 45 डिग्री के एंगल पर आपतित हो रहा है, और यहाँ पर चूंकि अविलंब से दूर हट रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर इस अविलंब से 60 डिग्री के कोण पर प्रकाश किरण जा रहा है। आ रहा है 45 पर, माने अविलंब से 45 डिग्री पर आपतित हो रहा है, और इसी अविलंब से 60 डिग्री कोण पर जा रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर आई का मान देखें तो 45 हो गया, आर का मान देखें तो 60 हो गया। अब हम यहाँ पर अपवर्तनांक एक बार निकालते हैं। तो अपवर्तनांक n का फार्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई, आई मतलब साइन 45, आई मतलब साइन 45, और आर मतलब साइन 60। अब आप मैथ में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे और वहाँ पर आपको ये पहले से पता होगा कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये मान आपको मैथ में पता होगा कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब जब भाग करते हैं तो चूंकि यहाँ पर भिन्नों का भाग है, तो भिन्नों का भाग है तो यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो देखिएगा कि जो थर्ड बटा है ना, ये जाके देखिए ये चला जाता है ऊपर, ये चला जाता है नीचे, ये जाता है मन जाके पलट के गुणा हो जाता है, सीधा सीधा कह दें 1/√2, ये गुणा होगा तो 2 गया ऊपर और √3 आ गया नीचे, इस तरह से गुणा हो गया। और अब इसका अगर हम गुणनफल निकालें तो आपको पता होना चाहिए कि इस 2 को हम 2 जगह लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। √2 इंटू √2। हम इस 2 को क्या लिख दिए हैं? √2 इंटू √2, क्योंकि √2 में √2 गुणा करेंगे तो √4 होगा और √4 का 2 हो जाता है, तो सिंपल है, चूंकि हमको आवश्यकता है इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। और बटे √3, अब एक √2 से एक √2 आराम से कट गया और आ गया रूट में 2/√3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, या आप √2 का मान रख दीजिए, यहाँ पर √2 का मान रख दीजिए 1.414 और √3 का 1.732। तो जब इस तरह से जब मान रखेंगे और मान रख के भाग करेंगे तो आपको जो यहाँ पर राशि प्राप्त होगा, जो यहाँ पर अंक प्राप्त होगा, जो आपको नियतांक राशि प्राप्त होगा, उसको हम कहेंगे कि ये अपवर्तनांक है। तो किसका अपवर्तनांक है? तो ये हमारे सेकंड वाले माध्यम का अपवर्तनांक है। तो ये अपवर्तनांक वास्तव में एक नियत संख्या है। अपवर्तनांक क्या है? एक नियत संख्या, जैसा कि यहाँ पर हमने निकाला है।
अब देखिए यहीं पर जैसे प्रकाश किरण हमारा 45 डिग्री पर आपतित हुआ तो अभिलंब से देखिए दूर होकर जा रहा है, तो 60 डिग्री पर गया। ये जरूरी थोड़ी है कि अभिलंब से दूर होकर ही जाएगा, नहीं, अभिलंब के नजदीक भी हो सकता है। जैसे प्रकाश किरण ऐसे न जाके और प्रकाश किरण अगर ऐसे आया होता तो अब जो आर हमारा बना है, अब जो आर बना है वो तो 45 से छोटा हो जाता, क्योंकि जो अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण निकल रहा है वो अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है। तो हम यहाँ कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब इस कंडीशन में अगर आप अपवर्तनांक निकालते हैं तो आई 45 तो ठीक है, लेकिन ये कितना हो गया, 30 डिग्री। और फिर जब मान रखेंगे तो जहाँ पर 60 रखे हैं तहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 30 डिग्री रखेंगे। और आप जानते हैं कि साइन 45 का मान, ये फार्मूला वही है, स्नेल का नियम, n = sin i बटे sin r। तो sin i मतलब i मैंने 45 और r मतलब 30, sin 30। अब sin 30 देखिए 45 का मान तो 1/√2 हो जाता है, लेकिन 30 का मान होता है 1/2 और ये 1/√2 वही रहेगा, लेकिन ये अब गुणा होगा तो 2/1 हो जाएगा, 2/1। और जैसा कि हमने बताया कि 1/√2 तो ठीक है, लेकिन इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, √2 × √2, और नीचे एक खत्म हो गया, 1 हो गया। तो 1 से 1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, क्या बच गया, बच गया √2। और √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414। तो ये जो अपवर्तनांक निकला ये सेकंड वाले का निकल गया। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, अविलंब से दूर जाएगा तब भी आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, और अविलंब से नज़दीक आएगा तभी निकाल सकते हैं, मतलब आई और आर कुल मिला के चाहिए। तो यहाँ पर अब अपवर्तनांक के बारे में सीधे क्लियर हम बता दें कि जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर जाना कि अपवर्तनांक जो n है उसका जो मेन फार्मूला है n = वो है sin i बटे sin r, मतलब कि आपतन कोण की ज्या माने साइन और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन, इनके अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा अपवर्तनांक किसका निकल रहा है, तो सेकंड वाले माध्यम का। ये आपका सेकंड वाला माध्यम है, ये फर्स्ट माध्यम है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1n2 लिखिए चाहे n लिखिए, बात एक ही है। 1n2 लिखा जाए या n लिखा जाए, बात यही है। 1n2 का अर्थ होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अगर ये इस तरह से लिख दिया जाए 2n1 तो इसका मतलब हुआ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब कि जो प्रकाश किरण है इस दूसरे माध्यम से कहाँ जा रहा है, पहले माध्यम में। तो यदि प्रकाश किरण इस दूसरे वाले माध्यम से पहले वाले माध्यम में जा रहा है तो उस कंडीशन में जो अपवर्तनांक होगा वो पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष। तो ये नोटेशन है 1n2 का मतलब होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, और 2n1 का मतलब होता है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो अगर आप 1n2 = sin i बटे sin r है तो 2n1 निकालना होता है ना, तो ये पलट जाता है sin r बटे sin i। ध्यान दीजिएगा कि अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो भी होता है, अगर आप निकालना चाहिए कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये पलट जाता है। इसको कुछ देर के लिए समीकरण 1 मान लें, इसको कुछ देर के लिए समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखिए यहाँ पर एक नया रिजल्ट मिलेगा 1n2 × 2n1। लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा कर दिया गया तो राइट का राइट में गुणा होगा, sin i बटे sin r इतना और गुणे इतना,
साइन आर बटे साइन आई, साइन ए कैंसिल, साइन आर कैंसिल, तो 1n 2 इक्वल इंटू 2n 1 इक्वल टू 1। मतलब कि अगर यहाँ से 1n2 लिखना हो तो लिख सकते हैं 1/2n1। मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का जो व्युत्क्रम होता है उसके बराबर होता है। तो ये तो हुआ एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले माध्यम के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक अगर 1/2 है, मान लीजिए कोई माध्यम है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1/2 है, तो यही कोई पूछे कि तब 2n1 कितना होगा, तो कह देंगे 2/1 होगा। सीधे क्या कर देना है, पलट देना है। 1/2 क्या कर देना है, 2/1 कर देना है। अगर ये 3/2 होता तो हम कह देते कितना है, सेकंड वाला 2/3 है। तो यदि 1n2 3/2 है तो 2n1 2/3 होगा, ठीक उसके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। तो ये रहा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके अलावा अपवर्तनांक का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो इन माध्यमों के जो चाल है, प्रकाश का चाल, उस पर डिपेंड करता है। एक बार समझिए, चूँकि हमने बताया है कि जो प्रकाश का चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। मतलब फर्स्ट वाले माध्यम में कुछ और होगा, सेकंड वाले माध्यम में कुछ और होगा। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले माध्यम में प्रकाश का चाल v1 है और सेकंड वाले माध्यम में प्रकाश का चाल v2 है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं कि पहले माध्यम में, देखिए पहला माध्यम क्या है हमको नहीं पता है, दूसरा माध्यम क्या है ये भी नहीं पता है, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर पता है कि दो माध्यम है। पहले माध्यम से प्रकाश आ रहा है किसमें, दूसरे माध्यम में। अब माध्यम हम डिसाइड करेंगे बाद में कि कौन कौन माध्यम रखना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम समझ लें मोटा मोटी कि जो हमारा पहला माध्यम है उसमें प्रकाश का चाल कितना है, v1 है, और दूसरे वाले में प्रकाश का चाल v2 है। तो इन दोनों माध्यमों में प्रकाश के चाल का जो अनुपात होता है, इन दोनों माध्यमों में प्रकाश का चाल का अनुपात, मतलब कि v1/v2, इन दोनों माध्यमों में प्रकाश का जो चाल होता है उसका जो अनुपात होता है वो अनुपात भी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब कि अपवर्तनांक के लिए यहाँ पर दो डेफिनेशन आ गया। देखिए कौन कौन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं, और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जब अपवर्तनांक पूछेगा तो निकालें कैसे। तो अपवर्तनांक पूछेगा तो हमको यह देखना पड़ेगा कि आई आर दे रहा है कि v1 v2 दे रहा है। तो जिस तरह से न्यूमेरिकल में आपका आई दे दे चाहे आर दे दे, v1 v2 दे दे, तो इस फार्मूले को रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो अब समझिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक देखिए जहाँ भी निकालेंगे अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का मतलब हुआ कि वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, जहाँ पर अपवर्तन होगा वहीं पर अपवर्तनांक निकालेंगे। अपवर्तन तभी होगा जब कम से कम दो माध्यम होगा। यदि मान लीजिए कि हमारा जो पहला माध्यम है, फर्स्ट माध्यम, ये निर्वात है, फर्स्ट माध्यम क्या है, निर्वात है, और सेकंड वाला माध्यम जल है, कांच है, वायु है, कुछ भी है, लेकिन फर्स्ट वाला माध्यम क्या है, निर्वात है। तो यदि हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तब उस अपवर्तनांक को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे
कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के का जो अपवर्तनांक होता है उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब यहाँ पर मान लीजिए कि निर्वात है, इधर वायु है, तो वायु का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा? निर्वात के सापेक्ष, क्योंकि निर्वात में से प्रकाश किरण आ रहा है, वायु में प्रवेश कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो वायु का अपवर्तनांक है वो किसके सापेक्ष है? निर्वात के सापेक्ष है। मतलब कि निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको निर्वात के सापेक्ष ना कह के उसको निरपेक्ष कहा जाता है। मतलब हम कहेंगे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि हम कहें कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। तो अगर मान लीजिए कि ये कांच रहता तो कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, इसका मतलब कि कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष न कह के कह देते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसका? तो कांच का। तो कहीं भी निरपेक्ष अपवर्तनांक शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा कि जो अपवर्तनांक निकाला गया है वो निर्वात के सापेक्ष है। अब कोई बुक में ये लिखता है कि निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि वायु को और निर्वात को लगभग समतुल्य माना गया है। ऐसे कई बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह से राइटर लोग लिखे हैं, तो इस पर विशेष कोई बहुत बड़ा डिस्कस यहाँ पर नहीं होगा और विशेष ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। आप निर्वात या वायु भी ले सकते हैं या केवल निर्वात ले सकते हैं, लेकिन निर्वात एकदम शुद्ध है, ओरिजिनल है। निर्वात या वायु भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन सबसे शुद्ध क्या है? निर्वात। तो निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अगर आप अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वह निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो डेफिनेशन समझिएगा कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निर्वात के सापेक्ष अगर आप कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं तो कहते हैं कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब यहाँ पर देखना है कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो तो c होता है। कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल c होता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जो हमारा c होगा वो किसका काम करेगा? v1 का काम करेगा। निर्वात में प्रकाश का चाल c और निर्वात से प्रकाश मान लीजिए आ रहा है कांच में, तो हम मान लेते हैं कि कांच में प्रकाश का चाल v हो जाता है। मतलब कि निर्वात में प्रकाश का चाल c है और कांच में प्रकाश का चाल v है। तो यहाँ पर अब कोई पूछते कि अब अपवर्तनांक कितना होगा, तो अब फार्मूला तो वही रहेगा n = v1/v2, बट यहाँ पर v1 के बदले में c हो गया है और v2 के बदले में v हो गया है। तो n = फार्मूला लिख सकते हैं c/v। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए कैसे पूछता है। यहाँ पर पूछेगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कुछ दे देगा और कहेगा कि उस माध्यम में प्रकाश का चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना है, ये जो अपवर्तनांक दे रहा है ना यन, वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो कह देगा कि एक माध्यम का अपवर्तनांक इतना है, मैंने कुछ दे देगा अंक और कहेगा कि उसी माध्यम में प्रकाश का चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह का प्रश्न बनाता है तो समझ लीजिएगा कि वो जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निर्वात के सापेक्ष है। मतलब कि निर्वात से प्रकाश आ रहा है कांच में, चाहे जल में, चाहे जहाँ भी प्रवेश कर रहा है, तो उसका अपवर्तनांक दे रहा है और उसी में प्रकाश का चाल पूछ रहा है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे n = c/v, जैसा कि एक हम क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे मिटाया जाए। जैसे आप लोग बुक में पढ़े होंगे कि निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है और निर्वात में प्रकाश का चाल c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तब यहाँ पर पूछेगा कि कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो कांच के पदार्थ में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर समझना है कि कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक तो दे रहा है कि 1.5 होता है, लेकिन नाम नहीं रख रहा है कि किसके सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो जहाँ पर नाम नहीं रखेगा तो आप समझ जाएंगे
कि यह जो अपवर्तनांक है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, मतलब कि निर्वात के सापेक्ष है। इसका मतलब कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, निर्वात से आ रहा है। तो प्रकाश आ रहा है निर्वात से, और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, c। वो काम करेगा किसका, v1 का। और निर्वात में से आ रहा है, कांच में प्रवेश कर रहा है, तो कांच में हमने प्रकाश का चाल कितना माना है, v माना है। तो यहाँ पर v ही निकालना है। कांच में प्रकाश का चाल कितना निकालना है, जो v है उसी का मान निकालना है। तो चूंकि n इक्वल टू होता है v1/v2, हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। और यही देख लीजिए, v1 का काम कौन कर रहा है, c पहले माध्यम में, और दूसरे माध्यम v2 का काम कौन कर रहा है, v। और n आपका दे दिया 1.5, c का मान 3 × 10⁸, भी हमको नहीं पता है, क्योंकि जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसी माध्यम में उसका चाल निकालना है, और उसी का अपवर्तनांक दिया हुआ है। v को करिए इधर, v इक्वल टू तो ये जाएगा नीचे 3 × 10⁸ बटे 1.5। अब भाग करेंगे तो 1.5 से 3 जो है 2 बार में कट जाएगा, 1.5 दूना 3, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए कितने का डिफरेंस हो गया। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ था, और कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ है। तो यहाँ पर प्रकाश का चाल क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि जो निर्वात है वहाँ पर कुछ नहीं होता है, और निर्वात की तुलना में ये सघन है। तो जब विरल से प्रकाश सघन माध्यम में आया, तो देखिए इसका चाल क्या हो गया, घट गया। देख लीजिए चाल क्या हो गया, घट गया। जहाँ 3 × 10⁸ था, वहाँ पर 2 × 10⁸ रह गया है। तो यहाँ पर प्रकाश का चाल क्या हो रहा है, बदल रहा है। आप एक चीज समझिएगा कि प्रकाश का चाल बदल जाता है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका चाल बदलता है, और जब चाल बदलेगा तो अपने मार्ग से विचलित होगा, और जब अपने मार्ग से विचलित होगा तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।